हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें। द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का एनालिसिस। और आज है 18 अक्टूबर। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ की कृपा, सरस्वती माँ के साथ आप सब पर बनी रहे। चलिए शुरू करें। आज हम लोग बिहार वाले टॉपिक पर पहले बातचीत करेंगे, जो कल रह गया था। उसके बाद आज क्या क्या है उसकी भी एक बार चर्चा कर दूं। तो आज इंडियन एक्सप्रेस में अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उनकी देवबंद यात्रा का जिक्र किया गया है और इसको एक शब्द दिया गया है, रिलीजियस डिप्लोमेसी। तो ऑब्वियस इस प्रकार की चीजें हमें जाननी चाहिए कि धार्मिक कूटनीति क्या है और पाकिस्तान के लिए संदेश। तो स्वाभाविक इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन थोड़ा सा चर्चा करने का मन बनता है यहां पर। और यह केवल इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, हिंदू में भी अगर आज का आर्टिकल देखेंगे तो अफगानिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल आया है। उनके विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए हैं और उस विषय को लेकर के यहां पर लिखा गया है, जिसे हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसमें पहली यूनिट है भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध। फिर हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 यानी इंटरनल सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 4 एथिक्स, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। तो ये आज आपके दो टॉपिक जो नए हैं और बहुत ही सामान्य हैं, बहुत ज्यादा इसमें समय भी नहीं लगना। प्रीलिम्स के लिए चर्चा में आ गया हिस्ट्री देवबंद, और इस देवबंद के बारे में सारी जानकारी आपको चाहिए, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। इसके बाद दूसरा एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ, बैक चैनल एक शब्द हो गया, फर्म दो शब्द हो गया, फर्म लाइन, और तीसरा शब्द हो गया ऑयल प्राइस बिहाइंड रिटर्न टू इंडिया यूएस टॉक। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर चर्चा की गई है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव इस बीच टैरिफ को लेकर के रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, चाहे रशिया को इंडिया फंड कर रहा है उसको लेकर के जो भी उन्होंने शब्द दिए हैं जो बड़े कठोर थे, उसके कारण से हमारे संबंधों में तनाव बढ़ा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फ्रंट पे दिख रहा है कि संबंध खराब है, लेकिन अगर हम देखें तो संबंध बाकी स्तर पर सामान्य चल रहे हैं। तो जो भारत और अमेरिका के संबंध तनाव में भी सामान्य चल रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं? 3 कारक हैं, इनको आपको बस याद कर लेना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। पहला है बैक चैनल डिप्लोमेसी। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि जब फ्रंट पे मीडिया के सामने खुल करके किसी विषय पर चर्चा ना हो, परंतु जितने भी एग्रीमेंट, समझौते हो चुके हैं विभिन्न देशों के बीच, यानी भारत और अमेरिका के बीच या किसी और देश के बीच, उस पर बहुत अच्छे से काम होता रहता है, किसी चीज में कोई रुकावट नहीं आती। टैरिफ पे अगर झगड़ा है तो टैरिफ के झगड़े को कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर भी बैक चैनल बातचीत होती रहती है। उसे बोलते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, यानी ये अच्छी चल रही है। तो इस विषय पर एक छोटी सी चर्चा है। ये अच्छा टॉपिक है कि भारत अमेरिका के संबंधों में आप जब कुछ लिख रहे हैं तो बैक चैनल डिप्लोमेसी, इस प्रकार के शब्दों का यूज करेंगे। और दूसरा है, बड़ा अच्छा शब्द है, फर्म लाइन। फर्म लाइन यानी भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रही, यानी कहा गया कि हम भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर स्ट्रांग रहा, यानी उसने अमेरिका को संदेश दिया कि भाई देखो, आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी। हम जो हमारी विदेश नीति है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, उससे पीछे न आजादी के बाद कभी गए हैं, जब कोल्ड वार के समय में नहीं गए, जबकि हमारी आर्थिक हालात बहुत खराब थे। तो अभी तो जाने का कोई चांस बनता नहीं है। तो ये भी फर्म लाइन भी हमारी एकदम स्ट्रांग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा अच्छा आज का ये आर्टिकल मेरा सबसे फेवरेट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी ब्राजील में बेलम में अब बैठक होने जा रही है। तो उसके पहले एक अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, जिसमें क्या चर्चा किया गया बच्चों। इसमें चर्चा यह किया गया, जैसे अपन पढ़ते ना डब्ल्यूटीओ इररिलेवेंट रह गया है, डब्ल्यूटीओ अप्रासंगिक रह गया है आज के समय में, ऐसी बड़ी चर्चाएं हम पढ़ते हैं। क्यों रह गया? क्योंकि वो इस जिस चीज के लिए बनाया गया था उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित नहीं कर पा रहा है। अब उसी चीज को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर लाएगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, जितने भी अभी तक हो चुके 28-29, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में निर्णय तो होते हैं कि अब हम ये करेंगे, यानी विभिन्न देश एक साथ एक मंच पर मिलते हैं और डिसीजंस होते हैं हर एक सीओपी में, कॉप में, कि हम क्लाइमेट एक्शन के रूप में ये कदम उठाएंगे, इस कदम की आवश्यकता है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ऑब्वियस किसी भी व्यक्ति के मन में यह प्रश्न आ सकता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, इस व्यवस्था से जो लोग जुड़े,
कि क्या कॉप भी इररिलेवेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योंकि यहां तो सिर्फ निर्णय होते हैं, उस निर्णय पर अमल नहीं होता है। निर्णय होते हैं बट निर्णय पर अमल नहीं होता है। तो क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इररिलेवेंट हो चुकी है? तो यही यहां पर बताया गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इररिलेवेंट नहीं है। ठीक है, उसकी उपयोगिता है। यही विषय अच्छा टॉपिक है। यानी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता है इसकी, ऐसा कहा गया है, लेकिन यह विभिन्न देशों को एक साथ लाता है और उसको कहा गया है मल्टीलैटरल प्रोसेसेस। बहुपक्षीय प्रक्रियाओं को विभिन्न देश आते हैं और वो अपने अपने तरीके से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और सभी प्रकार की क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। इतना होना भी इसे रेलिवेंट बना देता है। और कॉप क्यों महत्वपूर्ण है, यह विषय आपके सामने। तो अब यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जीएस पेपर 2, उस क्यों, क्योंकि हम क्या सरकारी नीतियां अपना रहे हैं जो भी कॉप में हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण, और जीएस पेपर 4 एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स, यानी यहां पर जो कुछ भी चर्चा होती है वो ऑब्वियस पर्यावरणीय नैतिकता के संरक्षण के लिए होती है। कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और प्रीलिम्स कॉप को लेकर के, तो ये हो गए आज के टॉपिक जो चर्चा में है। बाकी जो हमारे कल के टॉपिक थे उनसे हम अपनी सिस्टम की शुरुआत करेंगे और डायरेक्ट आएंगे टॉपिक पे। पहला टॉपिक जो आपके सामने आता है कल का था, ये 17 अक्टूबर का था। तो 17 अक्टूबर का जो टॉपिक था बिहार का, क्योंकि 71 बीपीएससी मेंस होने वाला है। और ये बीपीएससी नहीं है, ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अभी जब आप केवल यहां बिहार देख रहे हैं, लेकिन इस ये जो कंटेंट इसमें केवल बिहार नहीं लिखा है, इसमें और भी बहुत सारे स्टेट के बारे में इंडिया के लिखा गया जो लैंड लॉक्ड है, क्यों आगे है वो विकास की प्रक्रिया में। तो प्रश्न है, इज लैंड लॉकडनेस द रीजन फॉर बिहार अंडर डेवलपमेंट, यानी बिहार का जो अविकास है, क्या उसके पास समुद्र ना होना यह एक बड़ा रीजन है? यानी क्या बिहार के पिछड़े होने का कारण उसकी लैंड लॉक्ड कंडीशन है, भूमिबद्ध क्षेत्र है? यह विषय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट पर एक जो टर्म मैंने आप लोगों को बताया था पिछले कई दिनों से, उसकी चर्चा हो रही है, उस विषय पर बातचीत करेंगे। यानी बिहार के बारे में कहा गया एक लैंड लॉक्ड स्टेट है इस आर्टिकल में, और अब ये है भी जब उसका आप भूगोल देखेंगे, यानी इसका समुद्र तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं। अगर समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसके पास बंदरगाह नहीं है। बंदरगाहों से माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। बंदरगाह की सेवा देश और विदेश के शिप करते हैं, जिससे उस राज्य की इनकम भी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र तक अगर पहुंच नहीं है तो इससे आपकी आर्थिक समृद्धि बाधित होती है। क्यों? क्योंकि यह जो समुद्र है वह एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के लिए जरूरी बंदरगाहों यानी पोर्ट की पहुंच को सीमित कर देता है, जो मैंने आपको पहले बताया। इसी संदर्भ से यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण उसका लैंड लॉक्ड होना है? तो बिहार के पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं जिन पर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और इसमें मेरी तरफ से जो इनोवेटिव आइडिया होता है, उस इनोवेटिव आइडिया का नाम है बॉटम, BATM। ठीक है, एक नया मॉडल बिहार के विकास का आपको देने जा रहा हूं। बड़ा मजा आएगा। एग्रीकल्चर स्टेट है तो कैसे एग्रीकल्चर स्टेट को हम रिच स्टेट बनाए, तो आज ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आ रहा हूं। तो ये केवल बिहार के लिए ही सही नहीं है, याद रखिएगा, ये यूपीएससी के लिए भी उतना ही सही है। हालांकि बिहार के सिलेबस जीएस पेपर 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल शामिल है, तो आप यहां से देख सकते हैं। इंडिया, बिहार आप देख लीजिए, लैंड लॉक्ड कंडीशन है, कोई इसके पास समुद्र नहीं है। ऊपर की तरफ सब नेपाल, चाइना, ठीक है ना, आप जरा देखिएगा, यानी एक लैंड लॉक्ड कंडीशन इसकी है, आप मैप में देख सकते हैं। अब हम केवल लैंड लॉक पर बातचीत नहीं करेंगे, यानी बहुत डिटेल में जाएंगे कि वाई बिहार इज स्टिल रिमेन्स अंडर डेवलपमेंट। और फिर से कह रहा हूं, ये जो 71 बीपीएससी मेंस है उसमें आपको बहुत मदद करेगा, चाहे आप निबंध लिखेंगे कहीं भी, क्योंकि प्रीलिम्स हो चुका है। और जो 70th बीपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे उनको भी यहां से बहुत मदद मिलेगी। काफी कुछ
हम और आप मिलकर के आज सीख पाएंगे। ठीक है, तो बिहार के अंडर डेवलपमेंट के बहुत से रीजन है, इस चार्ट को भी आप एक बार देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो मेन सारे रीजन ये हैं, इनमें से हम आज एक पक्ष की बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रीजन है। तो पहला रीजन आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल इसका नेग्लिजेंस है, यानी जब हम आजाद हुए उसके बाद से बिहार के औद्योगिकरण पर फोकस नहीं किया गया। आई होप आप समझ पा रहे। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पहली चीज तो यही होगी कि फोकस ही नहीं रहा। और मैं कहूं बिहार क्या, जब देश में ही फोकस नहीं रहा, यूपीएससी 2014 में आपसे प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है कि क्या औद्योगिक आधार के बिना कोई देश विकसित बन सकता है, ये 2014 में पूछ रहा है। और 10 साल बाद भारत सरकार कह रही कि 2047 को हम विकसित भारत बनाएंगे। स्टिल सेम प्रश्न, आज भी वो प्रश्न उतना ही रेलिवेंट है कि भारत सरकार कह तो रही कि 2047 तक विकसित भारत बना देगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि जीडीपी के संदर्भ में 2047 तक हम आर्थिक समृद्धि वाला भारत बनेंगे। विकसित भारत आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में, आर्थिक विकास के संदर्भ में नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि औद्योगिक विकास के बिना आप एक्चुअल में विकसित भारत कभी बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उद्योग में रोजगार देने की क्षमता है, वो भी उस देश के लिए जिस देश में आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस देश को आवश्यकता सर्विस सेक्टर से भी ज्यादा लेबर इंटेंस इंडस्ट्रीज की है, श्रम गहन उद्योगों की है। तो बिहार में जो हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस है वो क्या है कि हमने बिहार की स्थिति को देखते हुए कृषि और प्लस प्रोसेसिंग यूनिवर्स जो इंडस्ट्री है, यानी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को हमने महत्व नहीं दिया। कृषि के साथ हम चाहते तो फूड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सिस्टम हम बिहार में डेवलप कर सकते हैं, तो वो यहां लिखा हुआ। एक चीज हो गया हिस्टोरिकल, फिर आता है हिस्टोरिकल, यानी वहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, सामाजिक गतिशीलता कम है, यानी जातियों में बटा हुआ राज्य और बहुत गहरे स्तर पर। आप देखिए, इसको आप ऐसे भी समझिए जैसे आप किसी स्टेट के हैं, तो वहां पर जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो ओबीसी के रिजर्वेशन में भी वहां कई कैटेगरी हैं। अगर आप बिहार को देखते होंगे, अगर बिहार का कोई बच्चा होगा तो करेगा, यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और फिर उसमें और भी कुछ कुछ पिछड़ा वर्ग। तो आप समझ सकते हैं जाति जाति जाति, हाल आरक्षण का आधार अलग है। बस मैं बताना चाह रहा हूं कि जातिगत जो विभाजन है बिहार में बहुत गहरा है, और सोशल मोबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ लोग पढ़े लिखे तो पढ़ लिख करके वो बाहर चले गए, वहां पर उन्होंने बेहतर कार्य नहीं किया, और जो लोग वहां उपस्थित हैं उनमें भी आपस में क्या है, कनेक्ट नहीं, इसलिए सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी का निर्माण ही नहीं हो पाया। जहां एक आगे बढ़े तो चार को आगे बढ़ाए, यह कॉन्सेप्ट नहीं, हम आगे बढ़े तो केवल हम ही आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है ऑब्वियस है, चाहे बिजली हो, चाहे कोई भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, वो भी यहां नहीं है। तो यह रीजन आपको दिया गया। तो एग्जाम में आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है इकोनॉमिक चैलेंज क्या है, वही सेम, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। ऐतिहासिक रूप से हमने ध्यान नहीं दिया, तो परिणाम क्या हुआ, हमारा कोई इंडस्ट्रियल बेस बना नहीं। फिर इसके बाद आता है, ये देखिए आज का अगला आर्टिकल यही होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जरा देखिएगा आप अगले आर्टिकल पे, बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है, तो ये भी आपको समझाऊंगा। तो आज इसका मतलब है मेरा कहना कि बिहार का जो पूरा एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले। एक मिनट बच्चों, ये कैमरा क्या करता है जब मैं हिलता हूं तो ये अब सही होगा, ठीक। बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक मुद्दा, तो आज दो टॉपिक बिहार के ही होंगे, और इसमें मुझे समय भी लगेगा, तो जो बिहार वाले बच्चे वो बने रहेंगे। बाकी अगर जिनको नहीं पढ़ना वो जा भी सकते हैं, क्योंकि समय सबका अमूल्य। भाई देखो, मैं साफ कहूंगा ऑप्शनल और प्रीलिम्स, और ऑप्शनल में पूरी सुविधा है, जैसे हिंदी साहित्य में पढ़ा चुका हूं, आप उसको बार बार देखिए और मुझसे क्वेश्चन पूछिए, यानी पर्सनल मेंटरशिप टाइप का हिंदी हिंदी साहित्य
में भी जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो आप उसका आनंद उठाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए और प्रीलिम्स पढ़िए। बाकी कुछ भी इस एग्जाम में है नहीं, और नहीं तो फिर समस्या में रहेंगे। तो ये हो गया आपका, यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। इसके अलावा आप देखिए एजुकेशनल बैकवर्डनेस, आप देखिए, यानी पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा कमजोर है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, यानी मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन में भी, यानी जो सोशल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिटरेसी रेट कम है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो भी वहां के अच्छे दिमाग है वो बाहर निकल जा रहे हैं इंडिया या विदेश में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा। इसके अलावा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। सड़क कनेक्टिविटी अब तो ठीक हो गई, लेकिन अभी भी मतलब अन्य राज्यों की अपेक्षा कमजोर स्थिति है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ये सारी बातें, हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट में आप और भी पॉइंट देख सकते हैं। फिर इसके बाद पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन भी है, यानी करप्शन भी खूब है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, जिसके कारण से वहां इन्वेस्टमेंट आने में आज तक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप पढ़ते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा जब भी आप डूइंग बिजनेस होगा प्लस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं है। तो ये बहुत से रीजन है, लेकिन अब हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बिहार का जो विकास है वो क्या इसलिए रुका हुआ, क्योंकि वह एक लैंड लॉक्ड देश है। क्या है? वह एक लैंड लॉक्ड देश है, आप देख सकते हैं। क्या आप सब ये कह सकते हैं कि बिहार सिर्फ इसलिए गरीब रह गया क्योंकि उसके पास समुद्र नहीं है? बताएं मुझे, चिंतन कीजिए, थोड़ी सी जिज्ञासा, क्यूरोसिटी डेवलप कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्वाभाविक है, सबसे पहली चीज जो हमें इस विषय में समझनी चाहिए वो है लैंड लॉक्ड का क्या मतलब है। लैंड लॉक्ड का, स्थल रुद्ध का क्या मतलब है, तो आपको क्लियर हो गया, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। यानी एक ऐसा राज्य जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। और ऐसा केवल भारत नहीं है, भारत केवल बिहार नहीं, भारत के बहुत से राज्य, बिहार भी है, झारखंड भी है, ठीक है, यूपी भी है, एमपी भी है, बहुत सारे देश हैं, मतलब राज्य सभी लैंड लॉक्ड है। और वहीं पर अगर हम कंपेयर करें भारत के अदर स्टेट्स का, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनके पास क्या है? बंदरगाह है, पोर्ट है, क्योंकि इनके पास समुद्री सीमा। ये इससे क्या फायदा होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा इंडस्ट्री वहीं तो लगेगी, इन्वेस्टमेंट वहीं तो आएगा। तो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? एक रीजन आप इनका लैंड लॉक्ड होना भी बताइएगा। ठीक है, जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो पोर्ट हैं, गुजरात के जो बंदरगाह हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन बंदरगाहों से भारत का 40% से ज्यादा व्यापार होता है। और अगर मान लीजिए बिहार के लोग भी कुछ बना रहे हैं, तो इनको अपनी वस्तु, अपना माल, अपना गुड्स कोलकाता तक या हल्दिया बंदरगाह तक पहुंचाना है, तो स्थल मार्ग से ये जाएगा, तो क्या इसकी लागत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यानी बिहार में जो भी बनाया जाएगा, अगर उसको हमें बंदरगाहों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में या देश के बाहर भेजना है, फॉर एग्जांपल लीची, तो क्या होगा यहां पर? ऑब्वियस है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाएगी, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो एक चीज तो यहां पर दिखता है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, लेकिन क्या यही? तो इसको समझने के लिए कि क्या केवल लैंड लॉक्ड होना ही है या कुछ और भी रीजन है, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा बिहार की वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन ऑफ बिहार, बिहार की वर्तमान स्थिति। यानी बिहार की आबादी का 70%, अगर 100 लोग हैं तो 70 लोग किस पर निर्भर हैं? कृषि यानी एग्रीकल्चर पर। अब आप सोचिए कि आज भी
क्या हम जो आदिम इकोनॉमी, प्रिमिटिव इकोनॉमी, आदिम समाज की इकोनॉमी बिहार में देख रहे हैं कि नहीं? आप कहेंगे सर अभी तो आपने एक ही पॉइंट बताया 70% कृषि, और बताइए इंडस्ट्री और सर्विस, तब फिर हम बताएंगे। और लगभग 10%, ठीक है ना, लगभग 10% स्टेट की जीडीपी में योगदान है उसकी इंडस्ट्री का, यानी उद्योग का। अब आप देखिए बाकी जो भी शेष है ऑब्वियस है वो सर्विस सेक्टर का हो गया, रिमेनिंग 20 क्या हो गया, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का। मेरे प्यारे बच्चों, कृषि, उद्योग एवं सेवा। अब आप देखिए, अब आपसे कोई प्रश्न पूछे क्या बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप यही आंकड़ा दे दीजिएगा, लमसम यही आंकड़ा आपको हर जगह मिलेगा कि बिना औद्योगिक आधार के तो कोई देश विकसित नहीं बन सकता, तो बिहार भी विकसित नहीं बन सकता। और आप यही स्थिति बता दीजिए कि आज भी बिहार की अर्थव्यवस्था आदिम अर्थव्यवस्था है, यानी प्राचीन काल में जो अर्थव्यवस्था होती थी उसमें कृषि का योगदान सबसे ज्यादा होता था, और आज भी कृषि ही सबसे बड़ा प्लेयर है बिहार में। इसका मतलब एक संभावना भी, जो चैलेंज है वही पॉसिबिलिटीज भी है। इसीलिए मैंने बिहार पर अलग से आर्टिकल में बिहार के एग्रीकल्चर पर डिस्कस डिटेल में नहीं, वो मैंने किया। अब इसके बाद आता है कुछ और डेटा, यानी ये तो हो गया कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी इकोनॉमी स्ट्रक्चर यानी अर्थव्यवस्था बिहार की, उसकी संरचना। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और डेटा हमें देखना होगा, और उन डेटा में हमें बिहार की स्थिति के लिए कि बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम ऑब्वियस है किसी राज्य की समृद्धि का, किसी देश की समृद्धि का एक बड़ा प्रतिमान माना जाता है पर कैपिटा इनकम। तो आप देखेंगे कि यहां की जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज जो है उसका 40% है, यानी अगर 100 रुपया नेशनल एवरेज है तो 40 रुपया बिहार में पर कैपिटा इनकम है, आप देख सकते हैं। और अगर पर कैपिटा इनकम नहीं है तो आप लोग इसको समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूं, अगर पर कैपिटा, तो आप जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन होते हैं बच्चों, होते हैं कि नहीं होते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, उसमें से सबसे मजबूत इंजन कौन होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग पे, यानी जो हमारी इकोनॉमी का हाउस होल्ड सेक्टर, यानी जो कंज्यूमर, जो कंजम्पशन, वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जबकि इंडिया की इकोनॉमी का 60 रुपया इसी से बनता है, यानी इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, उपभोग प्रेरित अर्थव्यवस्था है। मार्केट में जितनी डिमांड होगी इकोनॉमी उतनी ही बढ़ेगी। 60 रुपया हमारा यहां से बन रहा है, तब आप सोचिए कि जब खरीदने की क्षमता ही नहीं है तो कौन उद्योगपति वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा? मजा आ रहा है? पढ़िए आप, कोई आपसे पूछे ये लॉजिक निकालिए, किताबी नहीं, कि भाई अगर बनाने की क्षमता ही नहीं है तो कौन उद्योगपति वहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा? ये एक एक रीजन आप ऐसे ही समझिए, कोई क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन पर बात करें, एक भौगोलिक रीजन मैंने दिया, एक रीजन है पोर्ट को लेकर के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, जहां पोर्ट होते हैं, जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधा होती है, स्वाभाविक रूप से वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या वही एकमात्र रीजन है बिहार के पिछड़ेपन का? पिछड़ेपन का और भी बहुत सारे कारण हैं, अब धीरे धीरे हम उन्हीं पर बातचीत कर रहे हैं। हां, जुड़ी हुई हैं सब चीजें। तो बिहार की जो ताकत है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स जैसे जो भी गए हुए हैं, इनफैक्ट प्रशांत किशोर जी को भी अगर आप कहीं, क्योंकि मैं उनको बहुत सुन रहा हूं, ये इसलिए नहीं सुनता हूं कि मतलब जैसे जो अच्छे लोग बाहर से पढ़ के आए, हम लोग बाहर नहीं जा पाए, तो उनसे सीखने को मिलता है कि उनके विचार क्या है, लेकिन उनका भी मैंने एग्रीकल्चर पर कोई मॉडल देखा नहीं। और वो जो क्या नाम है, एक कौन सी पार्टी, रामविलास जी की पार्टी, उनके जो पुत्र हैं वो फूड प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार शायद मंत्रालय में है। और आप चिंतन कीजिए कि उनकी आज तक एक भी स्पीच नहीं आई है कि बिहार को एज अ एग्री स्टेट उनके पास डेवलप करने का क्या प्लान है, जबकि वो सत्ता में है। आप चिंतन करते चलिए। और अन्य पार्टियां तो भाई ऑब्वियस है, जो भी लोग हैं वो इस विषय पर चर्चा करते ही नहीं, और चूंकि बिहार जाति के आधार पर विभाजित है, और
बचपन से स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया कि सस्टेनेबल, पूरा देश ही, ऐसा नहीं कि बिहार की बात करूं, लेकिन अभी मैं बिहार पढ़ा रहा हूं, तो चूंकि जाति के आधार पर विभाजित है, तो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पता नहीं है कि आपको केवल अपने लिए नहीं जीना है और ये नहीं सोचना है कि जो अगली पीढ़ी है वो अपना निपट लेगी। नहीं, अगली पीढ़ी के लिए आपको सोचना है। आप कष्ट उठा रहे हैं तो उस कष्ट में कुछ और भी चीजें शामिल होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है इस स्तर पर भी बहुत ज्यादा समस्या है, और डेमोक्रेसी में सब कुछ निर्धारित करता है वोट, और अगर वोट ही जाति के आधार पर जाएगा तो ऑब्वियस है डेमोक्रेसी जाति के आधार पर ही संचालित होगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप इस बीच देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को आप लीजिए, उनके जो लोग हैं इस स्थिति पर कभी बात करते हुए दिख रहे हैं क्या कि 10% केवल इंडस्ट्री है, 12% इंडस्ट्री है, और हम इसको बढ़ाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। उस प्लान में केंद्र सरकार के इस मंत्रालय के साथ हमारा ट्विन सिस्टम डेवलप हो रहा है। कभी एक भी चर्चा आप किसी की भी सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि बिहार के समाज में इस बात को लेकर के चिंता ही नहीं है। इसलिए राजनेताओं को पता है कि जब इस बात को लेकर के लोगों में कोई फर्क ही नहीं है, तो हमें इन बातों को करने की जरूरत नहीं। किन बातों को लेकर के फर्क है, जाति धर्म, उसकी बातचीत आराम से चल रही है, और उसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, इसलिए बिहार भी नहीं बदल सकता। टू बी ऑनेस्ट, अगर इसी पैटर्न पर हम चलते रहे तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू निकल करके आता, तब इसमें जिम्मेदारी हो जाती है जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो एग्जीक्यूटिव है। लेकिन ऑब्वियस है जब सबका यह हाल है तो ब्यूरोक्रेसी भी कुछ दिन जोश में रहती है, उसके बाद फिर वो भी शांत हो जाती है। तो एग्रीकल्चर विकास का, इंडस्ट्री सब धरा का धरा रह जाता है, और हर व्यक्ति का विकास तो होता है, लेकिन बिहार का विकास बाधित हो जाता है। ये सत्य है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप सब एक कमेंट में आप लोगों से जानना चाहूंगा, अगर योगी जी बिहार के सीएम हो जाए, केवल एक इमेजिन कीजिए, ऐसा नहीं कि योगी जी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूं तो मतलब कोई एक ऐसा कि बस वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अभी के विकल्पों में अगर मैं आपसे कहूं जो बिहार के बच्चे हैं, कि अगर बिहार में योगी जी पीएम हो जाए, सॉरी सीएम हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि चीजें पटरी पर आ जाएंगी? बिहार में अगर योगी जी सीएम हो जाए, आप ट्रस्ट करिए, मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर भयानक रूप से मेंटेन हो जाएगा। और जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, अभी आपने पढ़ा बिहार के पिछड़ेपन का कारण गुड गवर्नेंस और ना जाने क्या क्या, तो ये गवर्नेंस की भी समस्या, सारी समस्याएं। तो खैर, पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए इन्वेस्टर वहां जाएगा नहीं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और बिजली, पानी, सड़क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी, तकनीकी रूप से स्किल्ड यूथ है नहीं, तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो लिख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और क्यों इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। पर कैपिटा इनकम, डिमांड और अन्य सभी चीजें, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी, यानी लोगों की खरीदने की क्षमता भी नहीं, प्लस इंफ्रा भी कमजोर है, प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, प्लस गुड गवर्नेंस नहीं है, और इन सब के कारण से वहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट ना आने के पीछे इंटरव्यू में पूछ ले कौन से, यही जो 4 कारण मैंने बताए, चेप दीजिएगा। खैर, अब यहां पर एक इन डेप्थ एनालिसिस होगा, जो आज का टॉपिक ऑब्वियस है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भूगोल ही कारण है? इसको अगर आपको डिटेल में पूछ ले, क्या मेंस में, एसे में, क्या भूगोल ही कारण है बिहार के पिछड़ेपन का? यानी क्या समुद्र ना होने से ही विकास रुक सकता है? मेरा तो उत्तर होगा नहीं, सीधा नो। क्या है? नो। क्यों? जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप कहेंगे भैया मेरे नो, यानी सुनील अभिव्यक्ति के नो के पीछे का जो रीजन है वो क्या? पंजाब एंड हरियाणा, ये भी तो लैंडलॉक्ड हैं, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री दोनों में प्रगति की है। लेकिन वहां की इकोनॉमी का ड्राइवर फोर्स क्या है? डीएफ। आप कहेंगे एग्रीकल्चर, चिंतन कीजिए आप। फिर इसके बाद अगर हम तेलंगाना, जिसका जिक्र मैंने कल भी कर दिया था, समुद्र से दूर है, पर आईटी सेक्टर, यानी हैदराबाद एक आईटी हब बन चुका है।
देश का नेतृत्व कर रहा है आईटी हब के रूप में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, भूगोल नहीं, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, दो शब्द लिखिएगा। भूगोल नहीं, पॉलिसी प्लस गवर्नेंस असली अंतर बनते हैं किसी भी देश के और किसी भी राज्य के पिछड़े होने या अगड़े होने का। पॉलिसी एंड गवर्नेंस। और ये केवल बिहार के लिए नहीं, अगर अफ्रीका के देशों को, अफ्रीका, मिस्र, कुछ साउथ अफ्रीका, मिस्र, इस प्रकार के देशों को छोड़ दिया जाए तो जो पूरा अफ्रीका उसके पिछड़ेपन का रीजन क्या यही नहीं है कि वहां पर गवर्नेंस नहीं है, वहां पर पॉलिसी सही समय पर सही ढंग से नहीं बनाई जाती है। तो याद रखिएगा। तो अब आते हैं, अगर यह चीज आप समझ पाए, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, अब आता है असली कारण। यानी भूगोल असली कारण नहीं है, आर्टिकल में कहा गया और मैं भी एग्री करता हूं कि जो भूगोल है वो असली कारण बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये आपके मन में आना चाहिए कि भाई मेन कल्प्रिट कौन है, असली कारण कौन है, क्या है असली कारण कौन है। तो असली कारण है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इसमें और क्या है कि आबादी तो 70% एग्रीकल्चर कर रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है। ऑब्वियस है, तो उत्पादन भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर जो उत्पादन हो गया उसका भंडारण यानी स्टोरेज भी कमजोर है, वेयर हाउस और स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की भयानक कमी है। यानी एग्री पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी गहरे स्तर पर कमी। ये भी पॉइंट आप समझ गए। परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि जैसे मखाना हो गया, मक्का हो गया, ये फसलें खराब हो जाती हैं, यानी किसान को इनकम मिलने से पहले वो वेस्ट हो जाती। अब अगर मान लीजिए मखाना और मक्का वेस्ट हो जाए, इसको भी, इस वेस्ट को भी तो आप वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सर्कुलर इकोनॉमी यही तो हमें सिखाती, चक्रीय अर्थव्यवस्था। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट नहीं, चलो भाई मखाना और मक्का और इसी प्रकार की अन्य फसलें अगर खराब हो जा रही तो उनको हम वेस्ट के रूप में फेंक ना दें, उसको हम वेल्थ के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं, यानी सर्कुलर इकोनॉमी भी नहीं। दूसरा असली कारण में लैक ऑफ इंडस्ट्री यानी उद्योगों की कमी। मैंने आपको बता ही दिया था, उद्योगों की कमी है। और उद्योगों की कमी क्यों है वो सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूं। और अगर हम देखें उद्योगों की कमी तो केवल कुछ चीनी मिलें ही बची हैं, बाकी और कुछ भी नहीं वहां पे। अब अगर ऐसा होगा तो जो लोग पैसा कमाएंगे भी वो क्या करेंगे? पूंजी पलायन होगा कि नहीं होगा? पूंजी पलायन यानी वो कमाएंगे बिहार में लेकिन लगाएंगे दिल्ली में, यानी पैसा बिहार से दिल्ली मुंबई चला जाता है, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आपको पता होगा इस देश को विकास, इस देश के विकास के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो हो गया, जैसे मैंने कहा, जीडीपी 100 रुपया, मान लीजिए बिहार की जीडीपी में लिख दूं बीजीडीपी, और ये आईजीडीपी यानी इंडिया की। तो ये बिहार हो या इंडिया हो, इनकी जीडीपी बनेगी कैसे? एक तो होता है कंज्यूमर यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो उपभोक्ता माल खरीदता है। दूसरा हो गया जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इसमें गवर्नमेंट यानी बिहार की सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है। अब आप इसका 33 रुपया योगदान होता है, और आप देख सकते हैं इसमें विदेशी निवेश, इसमें विदेशी इन्वेस्टर्स भी होते हैं प्राइवेट में, जिसे एफडीआई कहते हैं। और जो देश के अंदर के, उसे हम इनर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इनर इन्वेस्टमेंट, जैसे रिलायंस और अडानी, इस प्रकार के ग्रुप। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हो रहा है? जैसे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हमने कारपोरेट टैक्स में छूट दी, उसके बाद भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, एनुअल स्प्रिट की कमी है। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? मैंने कितनी बार आप लोगों को लेक्चर में बताया, क्योंकि वो मार्केट देखता है। उसे, अगर उसे लगता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो क्या करेगा? कितना भी आप उसको टैक्स में छूट दो, वो अपनी प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ाएगा नहीं। उसे पता है कि यार माल बना करके बाजार में सड़ाना, उससे उनकी
ब्रांड इमेज भी खराब होती है और ऑब्वियस नुकसान भी होता है, वेस्ट हो जाता है। तो क्या ये बिहार के लिए सत्य नहीं है कि जब वहां के लोग जो पैसा चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से कमा रहे हो, चीनी मिलों से कमा रहे हो, फिशरीज से कमा रहे हो, मत्स्य से, तो वो पैसा वहां नहीं लगाते हैं, वो दिल्ली मुंबई में लाके इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा प्रॉपर्टी में या कहीं और। तो पूंजी का पलायन हो जा रहा है, बहुत बड़ी समस्या। बिहार की पूंजी बिहार में ना लग करके दिल्ली मुंबई में लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू। इसके अलावा चौथा वही गुड गवर्नेंस का इशू, जीजी गौतम गंभीर, भ्रष्टाचार और पॉलिसी में अस्थिरता। क्योंकि इंडस्ट्री, मतलब इसका कहने का अर्थ वही है कि उद्योग खोलना ही कठिन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वही सारी बातें। और आप इसको, जब तक ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग की बिजनेस आती थी, बिहार सबसे लास्ट स्थान पे था, आप चेक करिए। तो अब अगर मान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देख करके आप अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, भारत के किस राज्य में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? और आपको इंडिया में करना ही करना, आपकी फिलॉसफी स्पष्ट है, क्या बिहार में आएंगे? रैंकिंग देख करके तो आप आते हैं। अगर आप विश्वास करें, अगर आप ये ना देखते कि सुनील अभिव्यक्ति आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ टीचर है, तो क्या उतना ट्रस्ट आप मेरे ऊपर बना पाते? ट्रस्ट करिए, नहीं बनता बच्चे। एक सिंगल टीचर पूरा एक सिस्टम लेके चल रहा है, उसके ऊपर आपने अपने फ्यूचर को डाल दिया है। तो क्यों डाल दिया है? क्योंकि आपको पता है कि इसने दिया है और 10 सालों से टीचिंग कर रहा है, तो एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। 20 सालों का, 10 साल तैयारी किया, 12 साल पढ़ाते हो गया, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, तो आदमी ठीक कराएगा। तो आप हमेशा क्या देखते हो? रेपुटेशन देखते हो, रैंक देखते हो, बैकग्राउंड देखते हो, देन इन्वेस्ट करते हो। तो कोई बिहार में क्यों करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लास्ट रैंक पे होता है वो। और ऑब्वियस है पांचवा, एजुकेशन एंड स्किल की कमी हो, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं, वर्कफोर्स तो है लेकिन ट्रेंड नहीं है। तो इसके कारण से सर्विस सेक्टर भी अच्छा नहीं कर पा रहा, आईटी या सेवा क्षेत्र में भागीदारी कम है। तो ये 4-5 रीजन मैंने बताया, इसको आप लिख लीजिए। अब इसमें जो जो निबंध आप डालना चाहते हैं, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, इस टाइप का बिहार पीसीएस का कोई निबंध है? अनेर धुनेर के राम रखवार, तो आपको लिखना है कि अनेर धुनेर के राम रखवार। अब हमें इस कहावत से सबक लेते हुए भारत के सांस्कृतिक प्रतीक बिहार, ऐसा शब्द लिखिए, को अब किसी से उम्मीद करने की बजाय स्वयं पर फोकस करके और इन सब पर काम करें और परिणाम बेहतर प्राप्त करें। तो समाधान क्या हो सकता है? ऑब्वियस है, इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया, सॉल्यूशन यानी समाधान। अब वही सारी जो चैलेंज यानी ऑब्वियस है, वो औद्योगिकरण को बढ़ावा, क्योंकि बिना औद्योगिक विकास के आप विकसित राज्य बन ही नहीं सकते। कैसे बनेंगे? कि बिहार के जो उत्पाद जैसे मखाना हो गया, लीची हो गया, मक्का हो गया, इन पर आधारित, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं आपको बेटा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट एफपीयू बनाई जाए, यही सबसे बड़ा इलाज है। इससे क्या होगा कि किसान की जो फसल है उसमें उसका वैल्यू एडिशन होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई मजबूत हो जाएगी, तो इससे वैल्यू एडिशन भी बढ़ेगा। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेबर इंटेंस है, तो यहां पर रोजगार भी खूब मिलेगा। सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी, चूंकि भाई इंडस्ट्री चूंकि 70% एग्री है, तो पहले इसी पर फोकस करें। उसमें लाइव स्टॉक रियरिंग ये सब भी है, तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट विस्तार से मैं अभी डिस्कस करूंगा, तब और मजा आएगा। तो पहला ये करना, दूसरा क्या करना है? ऑब्वियस है, परिवहन और लॉजिस्टिक में भी सुधार करना, परिवहन प्लस लॉजिस्टिक्स में भी आपको सुधार करना। जो गंगा नदी है उसे इनलैंड वाटरवे के रूप में विकसित किया जाए, यानी उसको जलमार्ग के रूप में विकसित किया जाए। इसके अलावा जितने भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश में बने हैं, उनको बिहार के साथ भी जोड़ा जाए, तो परिवहन और लागत इससे सही हो जाएगी। हेल्थ, इसके अलावा एजुकेशन प्लस स्किल बताने की जरूरत नहीं, जो आप देश के लिए पढ़ते हैं वही बिहार के लिए भी आएगा, कि शिक्षा व कौशल का विकास किया जाए। और इसके लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स और स्किल सेंटर्स बिहार के हर एक जिले में बनाए जाए, युवाओं को डिजिटल सेक्टर के लिए ट्रेन किया जाए, तो ये है। फिर इसके बाद चौथा कदम ऑब्वियस गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, यानी नीति स्थिरता लाई जाए।
कैसे उद्योगों को खूब सारा टैक्स इंसेंटिव दिया जाए और सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा मिले। इससे क्या होगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो निवेशकों का कोई भरोसा है नहीं। इसके अलावा रीजनल एक बैलेंस भी होना चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए। उत्तर बिहार, आपको अच्छे से पता, रीजनल बैलेंस का मतलब कि जो नॉर्थ बिहार है इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। तो ये कौन सा एरिया, ये फ्लड प्रोन क्षेत्र है। तो यहां पर हम जो एग्रीकल्चर कराएं, क्लाइमेट रिजाइलियंट एग्रीकल्चर हो, यानी ऐसी कृषि जो बाढ़ का मुकाबला कर सके, ऐसे बीज जो बाढ़ का मुकाबला कर सके, तो ये आप करें तो हम कर सकते हैं। फिर आर्टिकल में चर्चा किया गया कि समाधान में एक समाधान की बातचीत और भी है, बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा। क्या इससे बिहार का विकास हो जाएगा? ठीक है ना। तो केवल स्पेशल स्टेटस से समाधान नहीं निकलेगा, ये भी है। जब तक धन का सही उपयोग, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, विकास संभव, यानी जो बिहार सरकार का बजट है उसको सही से आप खर्च कीजिए, एग्री में, इंडस्ट्री में, सर्विस में। यानी सरकार को हेल्थ में, एजुकेशन में, यानी फिजिकल, सोशल और डिजिटल तीनों इंफ्रा में खर्च करना पड़ेगा। सरकार क्या करती है, वेतन, सबकी सैलरी बढ़ा दो, इसके बाद ग्रांट दे दो, अनुदान दे दो, ये कहीं से बेहतर उपाय नहीं। तो निष्कर्ष के रूप में आप क्या कह सकते हैं बच्चों? बिहार पिछड़ा है इसलिए कि उसके पास समुद्र नहीं है? नहीं, बिहार पिछड़ा इसलिए नहीं कि उसके पास समुद्र नहीं है, वह पिछड़ा इसलिए क्योंकि उसकी नीतियां अब तक खुल ही नहीं पाई। तो हम कह सकते हैं जो ज्योग्राफी होती है डज नॉट डिसाइड डेस्टिनी। गुड पॉलिटिक्स नंबर 1, गुड गवर्नेंस नंबर 2 और ह्यूमन कैपिटल, ये तीन मिलकर के डिसाइड करते हैं। जैसा कि जापान के उदाहरण से बिहार सीख सकता है कि जापान तो नेचुरल क्लेमिटी वाला देश है, प्राकृतिक आपदा वाला देश है, भूकंप और सुनामी का देश है, लेकिन उसी भूकंप और सुनामी के देश से बनी हुई फॉर्च्यूनर की गाड़ी लेकर के बिहार के जितने एमपी एमएलए घूमते हैं, और कभी ये सोचते भी नहीं कि यार जिस फॉर्च्यूनर पे हम घूम रहे तो जापानी कंपनी, जिनके पास तो स्टील भी अपना नहीं, भारत से स्टील कर मंगाते हैं, प्रोसेस करते हैं, आयरन भी अपना नहीं है, भारत से मंगाते हैं आयरन, उसको प्रोसेस करते हैं, और भी उनके पास रॉ मटेरियल नहीं, वो बाहर से मंगाते हैं, वो केवल प्रोसेसिंग से और टेक्नोलॉजी से बना करके और आप ही की जेब से लूट ले जाते हैं। आप उनको लोहा स्टील 5 रुपए का बेचते हैं, वो आपको फॉर्च्यूनर 25 रुपए की बेचते हैं। सारी लागत निकाल करके भी वो विकसित देश बन जाते हैं और आप वहीं का वहीं खड़े रहते हैं। सब चीजें, जब तक कोई राजनेता जब फॉर्च्यूनर में बैठ रहा है उसको सोचना चाहिए। आपको पता होगा जितने एमपी एमएलए होते हैं सबके पास होती, या जितने भी अधिकारी हैं उनके पास वो होती है, उसी टोयोटा कंपनी की क्रिस्टा और ना जाने कौन कौन सी इस प्रकार की जो कारें होती हैं टोयोटा की, अधिकारियों के पास आप देखोगे सबके पास वही होती है, क्रिस्टा वगैरह। तो फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा सोचो कौन बना रहा है? जापान। जापान के पास तो कुछ भी नहीं, भूगोल भी है, भूगोल बहुत खतरनाक है। ऐसा भूगोल है जो सुनामी वाला भूगोल है, आपदा वाला भूगोल है, भूकंप वाला भूगोल है। रॉ मटेरियल है ही नहीं, रॉ मटेरियल है ही नहीं है, प्राकृतिक संसाधन बहुत न्यून। क्या करता है? हमसे आपसे खरीदता है, उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी से ऐसी प्रोसेसिंग करता है कि वही उत्पाद आपको बेच करके आपकी जेब काट ले जाता है और विकसित देश बन जाता है जापान का। जापान एशिया का पहला। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है जो मैं समझ पाया हूं। अब यहीं पर बच्चों जो अगला टॉपिक अगर आप लोग कहे तो जो बिहार की बेरोजगारी वाला मुद्दा है वो भी यहीं पर क्लियर कर दूं, जिससे कि चीजें हो जाएं और दोनों में अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे भागे जागे। तो आप प्रोएक्टिव होकर के बिहार को काम करना चाहिए, आप इसको डाल सकते हैं। बाकी जो मेरा मॉडल है वो तो डिस्कस होता रहेगा। तो सबसे पहले हम बिहार की बेरोजगारी पर भी बातचीत कर लेते हैं, चूंकि अगला टॉपिक। अच्छा, एक प्रश्न आप पहले देख लीजिए।
अब इस प्रश्न को क्या आप लिख पाएंगे? क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण भूमिबद्ध क्षेत्र है? लिख पाएंगे आप? एक बार कमेंट करिए भाई। पहला प्रश्न, ठीक है, आप इसको लिखिए खूब बढ़िया से और इंटरव्यू के लिए भी इसकी तैयारी कर लीजिए। जब आता है बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है, मतलब अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, और चुनाव है तो इस पर भी चर्चा कर ली जाए। यानी भारत के अधिकांश राज्यों के, ऐसा नहीं केवल बिहार के, अधिकांश राज्यों के, लेकिन अब चूंकि हम बिहार पढ़ रहे हैं, आर्टिकल भी बिहार के ऊपर था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव है इस समय, बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, तो बिहार के जो बच्चे हैं इन विषयों पर आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा, थोड़ा सा आपको राहत रहेगी। इसीलिए आज आपको पता है कि सैटरडे का हिंदू होता नहीं, सैटरडे का कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट का कंटेंट आपको देने के बाद मैंने बिहार का ये करा दिया। तो बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है, और इसमें इसमें जो मुद्दा मेरे दिल के बड़ा करीब है, आइए समझते हैं, लेकिन इसको समझाऊंगा अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे, इस कहावत के द्वारा, तो आपको और मजा आएगा। ठीक है ना? डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार की जो मिट्टी है ना, जो बच्चे होंगे मुझे करेक्ट करेंगे, बिहार की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लोग बहुत मेहनती हैं। अब देखिएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी बिहार का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, FOP, पहला क्या हो गया? यानी रॉ मटेरियल, और लैंड यानी मिट्टी, देख लीजिए आप। और इस मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऊपर की तरफ मैंने एरो लगा दिया। दूसरा, लोग बहुत मेहनती हैं, लोग की बात हो रही, लोग यानी लेबर की बात हो रही, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा कि लोग मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के कारण फसल खूब उगती है, फसल की पैदावार होती है, पर रोजगार क्यों नहीं जनरेट हो पा रहा है? इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहावत आएगी, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो किसान समय पर बीज बो देता है वह समय पर फसल काट लेता है, लेकिन जो देर कर देता है, बाद में चाहे जितना भी उसमें मेहनत कर ले, जितना भागे, कुछ हाथ नहीं आता। तो आज यही तथ्य बिहार की बेरोजगारी के बारे में भी उतना ही सही प्रतीत होता है। कैसे, जरा समझते हैं। और ये बीपीएससी के किस पेपर में जाएगा एक बार देख लीजिए, जीएस पेपर 2 में जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं, ऐसे वगैरह में तो हर जगह आप कर ही लेंगे। और प्रश्न भी आपसे पूछा था बिहार में, देखिए 65th बीपीएससी 2020 में, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? व्हाट आर द मेन कांस्टेंट इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार? क्या मैंने सारी बाधाएं बता दी कि नहीं? पीछे एक बार बच्चे कमेंट जरूर करिए बिहार वाले, क्योंकि इससे ना मेरे अंदर एक आता है कि हाँ यार, बच्चे हैं बिहार वाले, क्लास में कनेक्टेड हैं, तो फिर और भी कंटेंट आएगा तो वो कराने में मुझे मजा आएगा। क्योंकि अभी आएगा, जब तक इलेक्शन है, आपका इलेक्शन हो नहीं जाता, चुनाव का रिजल्ट आ नहीं जाता, तब तक लगातार टॉपिक आएंगे। और अगर हफ्ते में 2 टॉपिक, एक टॉपिक भी मैंने आपको करा दिया, तो ये क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से मैं पकड़ता हूं, तो उस टॉपिक तो रहेगा एक, लेकिन बहुत सारे मुद्दे आप संभाल लेंगे। अब देखो, हम लोग बेरोजगारी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न को आप देखिए तो पीछे क्या पूरा डिटेल में करा दिया कि नहीं, और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या यह भी पॉइंट करा दिया कि नहीं, मुझे बताएं आप। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? तो आइए समझते हैं बिहार के विकास को, कि कैसे अगला कदम उठाया नहीं गया तो फिर पछिला हो गया विकास। अब इसमें जो लिया गया है आंकड़ा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, बताने की जरूरत नहीं, 2023-24 का डेटा हम देश के लिए भी लेते हैं, और देश में हमारा राज्य बिहार है वो भी देखते हैं। तो अगर हम देखें पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे क्या कहता है बिहार की बेरोजगारी के बारे में, बिहार की बेरोजगारी के बारे में, बिहार की बेरोजगारी पर जब आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ऑब्वियस आपको एक तरफ लिखना पड़ेगा बिहार, और एक तरफ लिखेगा भारत। भारत का जब भी लिखा जाएगा इंडिया, तो औसत होता है सभी राज्यों का, उसमें बिहार का भी औसत शामिल होता है। तो अगर हम पहला पॉइंट लें, सूचकांक, यहां हेडिंग बना लें, सूचकांक यानी इंडेक्सेस। तो पहला अगर हम लें वर्क
फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसे हम कार्य भागीदारी दर कहते हैं। बिहार में 100 में से 46 लोग काम में हैं और भारत में 100 में से 58 लोग काम में हैं। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा भारत के एवरेज से कितना नीचे है बिहार, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बिहार का 51 है और देश का 58.2 है, आप देख सकते हैं। और फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर, बिहार में 10.4 के आसपास है और इंडिया में 5.4 है। देख सकते हैं ये डेटा क्या बताता है, लास्ट वाले को पकड़ लीजिए। यानी भारत के औसत से दोगुना बेरोजगारी है बिहार में। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार के लोग हर जगह श्रम का काम करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है जब एजुकेशन और स्किल नहीं है तो वो वहां से निकल करके जो सामान्य परिवारों या वंचित परिवारों के लोग हैं वो क्या ही करेंगे। तो उन्हें मैनुअल लेबर ही मिलता है, वो चाहे रिक्शा हो चाहे कोई भी मैनुअल सिस्टम हो। इसके लिए जब तक बिहार का यूथ नहीं जागेगा, आप ट्रस्ट करिए, हमारी आदत क्या होगी, हम लोग केवल एक ही चीज विचार करते हैं कि यार सरकार कर दे, सरकार यार कितना कर दे। जब तक सोसाइटी सोशल कैपिटल नहीं मजबूत होगी, क्या इस बात से एग्री करते हैं कि बिहार का विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं, केवल अधिकारियों के भरोसे नहीं, बिहार का विकास सोशल कैपिटल। जब चीजें आजादी के 80 साल के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं और आज तक चीजें बिहार की नहीं सुधरी, तो बिहार के लोग कब जागेंगे, आप चिंतन कीजिए। अरे ऐसे राज्य को तो हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए, कभी इसकी सत्ता कभी उसकी सत्ता कभी उसकी सत्ता। ट्रस्ट करिए, कोई तो आए, कोई ना आए तब ठीक है। बिहार का सलूशन यूनिवर्सल बेसिक इनकम बिल्कुल नहीं है, ये तो और आलस्य और पिछड़ा बना देगी इस राज्य को। बिहार को जरूरत है बहुत सारे काम करने वाले यूथ की, गवर्नमेंट के सपोर्ट की, बहुत सारे स्टार्टअप स्टैंड अप इकोसिस्टम की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कि काम करने योग्य आबादी का, वर्किंग पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा या तो काम नहीं कर रहा है या काम की तलाश में भी नहीं है, ये दोनों चीजें। और यही मेरा मुद्दा था, काम की तलाश में नहीं है। और जो लोग काम की तलाश में नहीं है उनके लिए एक टर्म इस आर्टिकल में यूज किया गया था, उसका नाम था डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट। लिख लीजिएगा, डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट, रट लीजिएगा इसको आप। वर्कर इफेक्ट, ठीक है ना, डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है बिहार में। जब कोई व्यक्ति बार बार नौकरी की तलाश करता है, जब कोई व्यक्ति बार बार नौकरी की तलाश करता है और उसे नौकरी नहीं मिलती, तो वह अंततः हार मान लेता है और काम खोजने से पीछे हट जाता है। इसी को बोलते हैं डिस्करेज्ड, यानी उसका साहस खत्म हो जाना, डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट। यानी वो लेबर फोर्स से बाहर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सीवान के हैं या आप दरभंगा के हैं, ठीक है, आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, आप नौकरी ढूंढते हैं पर कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन बाद वो क्या कहेगा, वो डिस्करेज्ड लेबर, वो कहेगा अब छोड़ो यार, दिल्ली जाकर रिक्शा चलाऊंगा। इससे वह बिहार के लेबर डेटा से बाहर हो जाता है और सरकार को लगता है कि बेरोजगारी कम है, लेकिन बेरोजगारी कम नहीं होती है, केवल वहां का बेरोजगार दिल्ली में आकर के रिक्शा चलाता है। ये कौन रिक्शा चलाता है, डिस्करेज्ड जो वर्कर है। तो इससे क्या होता है, सरकार को डेटा में लगता है कि बेरोजगारी कम है, लेकिन असल में बेरोजगारी कैसी होती है, छिपी हुई होती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी होती है। आप देखिए, तो क्या सभी बच्चे समझ पाए डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट का मतलब
कि आपने रोजगार मांगा, नहीं मिला, आप हताश हो गए, एक उसके बाद आप वहां से निकल दिल्ली मुंबई चले गए। तो जब आप दिल्ली मुंबई चले गए तो अब अगली बार आप गणना में सरकार की तो आएंगे नहीं, तो सरकार को लगेगा कि बेरोजगारी कम हुई, लेकिन बेरोजगारी नहीं है, वो भाग गया है क्योंकि वहां अवसर ही नहीं। इसे बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक चीज तो हो गया। अब अगर लैंगिक स्तर पर देखें तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तो टोटल हो गया मेल और फीमेल। तो महिला बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है। महिला बेरोजगारी, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बच्चों, इस समय देश को कई गांधीज की आवश्यकता है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन टाइप का नेतृत्व करने वाले लोग जो ये माने कि राजनीति से ही सब कुछ नहीं होगा, सोशल कैपिटल से भी बहुत कुछ हो सकता है। आजकल क्या है, हम और आप और सभी जितने भी बड़े छोटे लोग हैं, सब यही मानते हैं जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम देश बदलेंगे नहीं। इसी वजह से देश बदल नहीं रहा, चूंकि हम सब ने मान लिया है कि यह एमपी, एमएलए या प्रधानमंत्री या सीएम यही देश बदलेंगे। जबकि सोशल कैपिटल सबसे बड़ी चीज है कि जब समाज के सभी लोग, मान लीजिए एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक ग्राम सभा से है, एक क्षेत्र से है, ऐसे कोई मैनेजमेंट से है, कोई किसी और फील्ड से है, कोई प्रोफेसर है, ये सब मिल करके अपने क्षेत्र के विकास की नींव डाले और सारे युवा उनको सपोर्ट करें, तब जाकर के विकास हो पाएगा। राजनीति से विश्वास करें 100% समाधान कभी नहीं होगा। तो महिला बेरोजगारी, इसीलिए सोशल कैपिटल शब्द यूपीएससी भी अब आपसे पूछने लगा, प्री में भी पूछा है, पूछा कि नहीं पूछा, कमेंट करिए। तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये बताता है कि बिहार में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल एलएफपीआर, वो भारत के मुकाबले 10% कम, यानी भारत का 28 है और बिहार का 16 है। यानी बिहार में अगर 100 महिलाएं, कुल टोटल महिलाओं को 100 मान लिया जाए, तो 100 में से केवल 16 महिलाएं ही काम कर रही या काम की तलाश में है। आप सोचिए बाकी महिलाएं। रीजन क्या है? अब वही है जो आपने अभी पढ़ा, सोशल मोबिलिटी नहीं। रीजन यही है कि सोशल मोबिलिटी नहीं, सामाजिक गतिशीलता नहीं, यानी महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध है, तुम्हें काम नहीं करना, सोशल टैबू है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, योगी जी नहीं है, तो कार्यस्थल असुरक्षित है, घर और बाहर के दोहरे दायित्व भी हैं उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दरभंगा के कोई भी एक लड़की, कोई भी है जो बिहार का, एक बार बताओ कौन बच्चा है, जैसे गीता, यानी दरभंगा की एक स्नातक लड़की बैंक परीक्षा की तैयारी करती है, पर परिवार उसे शहर जाने नहीं देता है। यह सामाजिक असमानता है जो बेरोजगारी का इनविजिबल फॉर्म है, क्योंकि बाहर जाए तो शायद रोजगार प्राप्त कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनसंख्या का, ठीक है ना। तो बेरोजगारी है, टोटल में मैंने बता दिया। उस बेरोजगारी के साथ मैंने डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट भी बता दिया, फिर बेरोजगारी में महिला वाला पार्ट भी बता दिया। अब बेरोजगारी में हम एक और पार्ट पढ़ेंगे जो है माइग्रेशन एंड मिसिंग नंबर्स, यानी जो माइग्रेट हो जा रहे हैं वो तो डेटा में आ ही नहीं रहे। सरकार कह रही कि बेरोजगारी कम हुई, यानी प्रवासन। तो बताने की जरूरत नहीं है, डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट वाले में ही हो गया था कि बिहार के लाखों लोग काम की तलाश में मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु या देश के विभिन्न हिस्सों में चले जाते हैं, और उसी बीच पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे होता है तो स्टेट के उस डेटा में शामिल होते नहीं है। इसलिए राज्य के बेरोजगारी आंकड़े दिखाते हैं कि रोजगार में सुधार हुआ, बट राज्य के जो बेरोजगारी आंकड़े वो अधूरे होते हैं। इसलिए यहां यही आर्टिकल में कहा गया कि असली बेरोजगारी ना बहुत ज्यादा है, जितनी रिपोर्ट में दिखती उससे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सहरसा है, तो सहरसा के किसान का बेटा मुंबई में डिलीवरी बॉय है, जोमेटो में काम करता है। क्या वह बिहार के रोजगार डेटे में रोजगार प्राप्त में गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। पर असल में वो क्या है? डिस्ट्रेस माइग्रेंट है। शब्दों का चयन देखिएगा, मजबूरी से प्रवासी है। मजबूरी क्या थी? डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट में बता दिया कि उसको काम ही नहीं मिल रहा। तो माइग्रेशन होता है, एक डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, यानी तनाव में जा रहे, कुछ है ही नहीं वहां पे।
अब आता है ऐसी स्थिति क्यों बन गई, यानी बिहार पछिला खेती क्यों बन गया? बिहार पछिला खेती क्यों बन गया? अब अगली चीज पे आते हैं, पछिला खेती बिहार क्यों बन गया? पछिला खेती, तो सारे रीजन आपको पहले बताए, ऑब्वियस है, औद्योगिकरण में देरी, एजुकेशन स्किल के डेवलपमेंट में निवेश की कमी, ठीक है ना, बहुत सारे रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, वही आपको यहां पर भी डाल देने जो पिछले टॉपिक में ही बता दिए, ठीक है ना। भारत के अन्य जितने भी, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन्होंने अगली खेती यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग पर समय पर ध्यान दिया, इसलिए वो आगे बढ़ गए। और बिहार अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था में फंसा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीतियां थी वो उसके लिए जिम्मेदार थी, गवर्नेंस था वो जिम्मेदार था, सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो भारत का एक सांस्कृतिक प्रतीक बिहार, अब उसे आर्थिक प्रतीक भी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सुझाव देने पड़ेंगे, जो मैंने पीछे भी दिया वही आगे की रणनीति। यानी अगर हम रोजगार के बारे में केवल बातचीत करें तो सबसे पहले एजुकेशन प्लस स्किल का कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा, बताने के प्लस एकेडमिया सहयोग, ठीक है ना, यानी प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया भी मिले, जो पढ़ाया जाए उसी की फैक्ट्री में उपयोगिता हो। तो आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स और डिजिटल स्किल्स को एमएसएमई से जोड़ देना, तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया इंडस्ट्री यानी उद्योग को लेकर के स्थानीय क्लस्टर डेवलपमेंट, सीडी मॉडल को अपनाना, जैसे मधुबनी आर्ट, बेतिया फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं वहां के लिए। रूरल इकोनॉमी, चूंकि सबसे बड़ा आधार है रूरल इकोनॉमी, ठीक है, मनरेगा तो चल रहा है, चलाते रहे, उसके साथ साथ रूरल रूरल स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, विलेज को ही जॉब हब के रूप में कन्वर्ट कर दें, गांव को ही जॉब हब बना दें। आप कहेंगे कैसे हो पाएगा? अरे भैया, रूरल स्टार्टअप यानी एग्रीकल्चर और उसके जितने भी अलाइड गतिविधि हैं उसमें उसमें तो आप कर ही सकते हैं। एग्री स्टार्टअप और जो है फिशरीज और ये सारी चीजें, मत्स्यन वगैरह की तो बिहार में जबरदस्त संभावना, पहले भी मैंने आर्टिकल कराया। फिर इसके बाद शहरी क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे जिससे रोजगार आएगा, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा की तरह अर्बन मनरेगा यहां पर शुरू की जाए, जिससे लोगों की इनकम बढ़े और लोगों को काम मिले। वुमेन्स यानी महिलाओं के लिए सेफ्टी प्लस इनको माइक्रो क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे अपने उद्यम शुरू कर सके, और स्किल सेंटर्स बनाए जाए महिलाओं को, महिला आधारित उद्यमों में स्किल सिखाने के लिए। फिर छठा, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एमडब्ल्यू यानी प्रवासी श्रमिक है, उनके लिए रिटर्न माइग्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी आरएमईपी बनाई जाए। रिटर्न माइग्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, यानी जो भी लोग बाहर जा करके, जैसे आपने पढ़ा ना, लोकल पूंजी का मुंबई और दिल्ली में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो लोग अगर बिहार में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, जैसे पीएलआई स्कीम की तरह कुछ ऐसा, ये मैंने बनाया। यानी अगर दरभंगा का प्रवासी श्रमिक पंजाब से लौटकर अपने गांव में पैडी प्रोसेसिंग यूनिट खोले, तो वह खुद भी कमाएगा और 5 लोगों को और भी रोजगार देगा, और तभी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, और इसके लिए सरकार सहायता प्रदान करे। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो बिहार की बेरोजगारी, मेरे प्यारे बच्चों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, यह आशा और अवसर की लड़ाई है। और रोजगार केवल पेट भरने का साधन है क्या? नहीं मेरे बच्चों, रोजगार से केवल पेट नहीं भरता। आप सोचिए कि अगर आपको रोजगार मिल जाए तो कितना सम्मान आपका परिवार में होता है कि नहीं होता। तो यह डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस यानी गरिमा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो ऐसे में बिहार अगर एजुकेशन, स्किल, इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, ISIE, ISI आतंकी संगठन, ISIE लिख लीजिएगा, बिहार का मॉडल विकास का ISIE मॉडल। ISI वैसे भी ISIE मॉडल, आई से, ओ सॉरी, ई लिखे, ESIE, ई लिखिएगा, नहीं ई से एजुकेशन, मैं कुछ
एजुकेशन, एस से स्किल, ठीक है ना, आई से इंडस्ट्री और ई से एंटरप्रेन्योरशिप। ये मॉडल बिहार के विकास का मॉडल होगा। तो अगर ऐसा होता है, इस ESIE मॉडल पर अगर बिहार का विकास किया जाएगा तो आने वाला समय या आने वाला दशक बेरोजगारी नहीं, अवसर की खेती का दशक होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए हैं इस टॉपिक को एक नंबर ढंग से। एक बार मुझे बताएं, क्या समझ गए सब बच्चे? बिहार वाले बच्चे समझ में आया? अब एक प्रश्न आगे है जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रश्न है, बिहार में बेरोजगारी के संकट को हतोत्साहन, श्रमिक प्रभाव, डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट और कम श्रम बल भागीदारी, लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के संदर्भ में समझाइए और रोजगार को फिर से पैदा करने के लिए कौन कौन सी नीति चाहिए, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको मिल ही चुका है। फिर इसके बाद, बिहार में बेरोजगारी न केवल एक आर्थिक बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक समस्या भी है। केवल आर्थिक नहीं है, सामाजिक राजनीतिक समस्या, यानी पैसा कहां चला जा रहा है, कमा करके बाहर चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, बहुत सारी चीजें विश्लेषण करें। ठीक है बच्चों, बाकी अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन करंट अफेयर्स के नाम से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आज 2025 के पेपर का एनालिसिस होगा इस करंट अफेयर्स में, जिसको आदित्य सर लेंगे और फिर हम लोग अगली क्लास से इन डिटेल यानी एनवायरमेंट की क्लास स्टार्ट करेंगे। हफ्ते में 2 दिन होगा। तो आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको यही बताया जाएगा कि कहां से कैसे क्या क्या पूछा जा रहा है। 2016 का एनालिसिस मैंने किया, अब 2025 का आज वो कर देंगे और फिर हम लोग क्लासेस की शुरुआत कर देंगे। ये अच्छी क्लासेस है। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारा हमारा प्लान है। यानी आप केवल अगर ऑप्शनल और जीएस पढ़ना चाहते हैं तो प्लेटिनम बैच है, अगर केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं तो डायमंड बैच है, केवल ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका स्पेशल बैच है, और केवल प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं तो भी इसका बैच है। और अगर आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप लेते हैं जिसकी आपको नीड होनी चाहिए, तो ये सभी कोर्सेज उसके अंदर फ्री मिलते हैं और प्लस आपको 2 अटेम्प्ट मिलता है। एक अटेम्प्ट बिल्कुल फ्री होता है, एक अटेम्प्ट की मैं फीस लेता हूं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर उस अटेम्प्ट में पर्सनल मेंटरशिप वालों को निकलवा ना पाया तो ऑब्वियस है फिर अगला अटेम्प्ट उनको मैं फ्री देता हूं, इसलिए कि वो अगली बार अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। तो आप देख सकते हैं, यानी यह एक प्रकार से मेरा एथिकल कंसिडरेशन है आप सभी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आप ऑप्शनल अगर केवल पढ़ना चाहते हैं तो सारे ऑप्शनल भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और जिसमें हिंदी लिटरेचर मैं स्वयं पढ़ाता हूं, हिस्ट्री मैं स्वयं पढ़ाता हूं, मेरे साथ रवि रंजन सर मुझे जो है आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी इंग्लिश का मतलब कि हम पढ़ाते समय हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का साथ साथ इस्तेमाल करते हैं, केवल कंटेंट ही नहीं देते हैं। बाकी इन सभी ऑप्शनल्स में आपको मेंटरशिप हमारी तरफ से यानी मैं देता हूं, और सभी मेंटरशिप बाइलिंगुअल है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो जिसको भी लगे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। ज्योग्राफी भी इसमें शामिल है जिसकी मेंटरशिप इंग्लिश में दी जाती है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा भाई दोस्त, बार बार। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये हमारा लर्निंग ऐप, इसको आप डाउनलोड करके जुड़े। बाकी के जो टॉपिक है उनकी चर्चा हम लोग करेंगे मंडे को। उम्मीद करता हूं बिहार के बच्चों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर बिहार के बच्चों को मजा आया है तो प्रीलिम्स का आपका जैसे ही 71 का मेन आएगा, मतलब प्री का रिजल्ट आएगा, वैसे ही हम मेंस की तैयारी आपको यहाँ कराएंगे, जिसमें एसी की विस्तृत क्लासेस होंगी और द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स भी आपको कराए जाएंगे, प्लस डीआई भी कराई जाएगी और बाकी का टेस्ट होगा, यानी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच। कॉम्बैट आप लोग खत्म करिए।